हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है। ठीक है। तो गाइस, लास्ट वीडियो जो हमने क्रेब्स साइकिल की पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जो रोल है ना, ऑक्सीजन का जो रोल है वो अभी तक हमें पता नहीं चला है, तो वो आज एक तो पता चल जाएगा। सो गाइस, इससे पहले स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो जरूर अपना फीडबैक कमेंट में दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड से शेयर करते रहिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके लिए एक बार तो पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, है ना। और पीछे जाकर हम क्या देखेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बोला था कि ग्लूकोज जो है ना, ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। ये 6 कार्बन और ये 3 कार्बन, है ना। फिर क्या देखा था? फिर देखा था कि ये जो पायरूवेट है या फिर पायरूविक एसिड है, ये कोएंजाइम ए की मदद से, है ना, कोएंजाइम ए की मदद से क्या हो जाता है? बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है आपका, वो क्या है? 2 कार्बन है। ठीक है। अब ये क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की मदद से, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड, जो कि एक 6 कार्बन है। और ये साइकिल चलती रहती है ना, यही इसको इसीलिए हम क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। अब गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दो चीजें हो रही है। एक तो NaDH प्लस H प्लस बन रहा है ना। और दूसरा क्या बन रहा है? FADH2 बन रहा है। ठीक है। ये बेसिकली है क्या? ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। इट्स जस्ट दैट कि ये डायरेक्ट एनर्जी, डायरेक्ट एटीपी नहीं है। इनसे हमें एटीपी निकलवाना होगा। ठीक है। निकलवाने के लिए तो बेसिकली होता क्या है, ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, वो उसको ये ट्रांसफर करते हैं, है ना, अपने इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये ट्रांसफर करते हैं किधर? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, है ना। और उधर से वो जाकर वापस से अंदर आता है और एडीपी को प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बनाता है? एटीपी बनाता है ना। इसी की पूरी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो गाइस, एक चीज देख लें कि हो कहाँ रहा है ना। अभी तक जो हम ग्लाइकोलाइसिस वगैरह की बात कर रहे थे, ये कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा था, है ना। अब ये मान लेते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो ये पहली चीज हो गई, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके बाद ये जो आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन है। ठीक है। और ये जो दिख रहा है, इसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स के अंदर क्या है? मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास है NaDH या फिर FADH2 का मॉलिक्यूल। ठीक है। ये समझ, यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब बेसिकली ये जो आपका NaDH या FADH2 का मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा? ये NaDH प्लस H प्लस से NaD प्लस हो जाएगा, रिड्यूस होगा। ठीक है। और इसके वजह से क्या हो रहा है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन अंदर मूव कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है। तो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू होंगे।
अब इसमें क्या है, बेसिकली इसने 2 हाइड्रोजन मूव किए तो 2 हाइड्रोजन बाहर आ गए। ठीक है, अब यहां पर गाइस जो NADH हाइड्रोजनेज इंजाइम है ना, जो कि ये करवा रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, तो यहां पर 1 में क्या हो रहा है कि आपका जो NADH प्लस H प्लस रिड्यूस होकर हाइड्रोजन अंदर की तरफ मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, बाहर की तरफ पंप कर रहा है। ये आपका फर्स्ट है ना। अब इससे ये कहा जाता है, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले फ्लैविन मोनो न्यूक्लियोटाइड FMN है ना, पकड़ता है इसको, और ये ट्रांसफर करता है आयरन और सल्फर के कॉम्प्लेक्स में। ये हमारा आयरन सल्फर का कॉम्प्लेक्स है। तो आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकला अब, है ना, और वो इधर गया। इसके बाद नेक्स्ट ये जाता है यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन भी रिड्यूस होता है तो वो बन जाता है यूबिक्विनोन H2। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। कैसे? ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वापस से ये 2 हाइड्रोजन अंदर गया। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब ये यूबिक्विनोन आगे ट्रांसफर कर रहा है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ? साइटोक्रोम बी के पास। ठीक है, और साइटोक्रोम बी फिर से आयरन और सल्फर के कॉम्प्लेक्स पे इसको ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, और ये फिर यूबिक्विनोन पे जा रहा है, फिर यूबिक्विनोन H2 और अगेन 2H। ठीक है, तो 2H इधर दिख रहा है, 2H इधर। ठीक है, फिर अंदर जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स तो ये बी वाला हो गया है ना, तो पहला कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम बी वाला जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 3। और इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 4। 2 कहाँ गायब है? तो बेसिकली जैसे कॉम्प्लेक्स 1 NADH के लिए बना है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स 2 जो हम यहाँ नहीं देख रहे हैं वो होता है FADH2। तो जैसे NADH है ना से प्रोटॉन निकल रहे हैं, वैसे ही FADH2 भी यही करता है ना, कॉम्प्लेक्स 2 उसको बोलते हैं, वो यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, बट ऐसे ही साइमल्टेनियसली चलता रहेगा सिमिलर वे में कॉम्प्लेक्स 2 भी। ठीक है, चौथे कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, अब जो यूबिक्विनोन है ना, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C1 को, जो कि आगे ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम C को। ठीक है, तो बेसिकली अब साइटोक्रोम C क्या है, 2 बार आता है, ये एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ही कैरी कर सकता है ना। जो साइटोक्रोम C है, ठीक है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो साइटोक्रोम C क्या है, साइटोक्रोम C एक तरीके का प्रोटीन है जो आउटर सरफेस पे अटैच्ड होता है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के, और एक मोबाइल कैरियर या मोबिल के कैरियर बोला जाता है। मतलब ये उठ के जाता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देता है, ये फिर से उठ के जाता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देता है। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसमें एक तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, और साथ में है साइटोक्रोम A और A3 का कॉम्प्लेक्स। तो साइटोक्रोम C से अब ये आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाते हैं साइटोक्रोम A और A3 पे। ठीक है, और यहां पहुंचने के बाद ऑक्सीजन आता है, यहां पहुंचने के बाद ऑक्सीजन और +2H+ मिलाकर H2O बनाते हैं, वाटर रिलीज होता है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, ये थर्ड को क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम B और C1। वैसे ही सेकंड वाला जो FADH2 के साथ बनता है इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस के नाम है क्योंकि उस टाइम पर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, FADH2 के टाइम पर जब हमने देखा था कि सक्सिनेट से मैलेट बनता है ना, या सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है।
ठीक है, तो सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनने के टाइम पर जो है FADH2 में क्या होता है, एक चीज रिलीज हो रही है ना, वहां पर हाइड्रोजन या प्रोटॉन जो है उसके वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं वो, है ना। तो आपका FADH2 जो है FAD+ में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब जो आपका वाटर बन गया एक, तो वो अलग है ना। तो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स जो पास हुए कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये कपल्ड होते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज जो है, एटीपी सिंथेज, ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स 5। और कॉम्प्लेक्स 5 पे एटीपी का प्रोडक्शन होना है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर। ठीक है, अब क्या है आपका, वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है ना। अब कॉम्प्लेक्स 5 में क्या होता है वो देखते हैं। ये है आपका कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स 5, जिसको क्या बोल रहे हैं, एटीपी सिंथेज। ठीक है, अगर इसको आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगेन ये अंदर है आपका मैट्रिक्स, है ना, और ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये बाहर का साइड है उसका, है ना, मेम्ब्रेन का बाहर का साइड है जिधर हमने अभी सारे प्रोटॉन्स पंप करे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है एक F0 और F1 से बना हुआ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, F1 को हम बोलते हैं हेड पीस होता है, और ये क्या होता है, एक तरीके का पेरिफेरल पेरिफेरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। पेरिफेरल का मतलब पेरिफेरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और F0 क्या होता है, F0 होता है इंटीग्रल, है ना। तो ये पेरिफेरी पे होता है प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन होता है। F0 जो है इंटीग्रल होता है, अंदर होता है ना, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। अब क्या होता है कि जब प्रोटॉन बाहर पंप करते जा रहे हैं तो बाहर की तरफ प्रोटॉन का ऐसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ना। अब अंदर वापस से जाना चाहेगा वो। ठीक है, तो ऐसे ही दो प्रोटॉन, ठीक है, अब इस F0 F1 के कॉम्प्लेक्स से अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के टाइम पर वो इसको ऐसे कुछ रोटेट करते हैं कि इसके वजह से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलाकर बना देते हैं एटीपी। ठीक है, और ये एटीपी का प्रोडक्शन होता रहता है जब तक बाहर की तरफ प्रोटॉन पंप होते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, दो हाइड्रोजन जब पास हो रहे हैं F0 से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के तरफ, तो डाउन द प्रोटॉन ग्रेडियंट है ना। तो क्या हो रहा है, मैट्रिक्स में जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो मिलकर बना दे रहे हैं एटीपी, और कुछ इस तरीके से NADPH और FADH2 क्या बना रहे हैं, प्रोटॉन रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या बना रहे हैं, अल्टीमेटली एटीपी का मॉलिक्यूल। NADPH जो होता है आपका, या NADH जो होता है ना, वो क्या करता है, 3 ATP के मॉलिक्यूल बनाता है, और FADH2 जो होता है वो 2 ATP के मॉलिक्यूल बनाता है, कुछ इसी तरीके से। और ऑक्सीजन का रोल गाइस, हम बोलते तो यही है कि बहुत छोटा सा है, क्योंकि हमने एंड में देखा कॉम्प्लेक्स 5 पे आकर ऑक्सीजन बैठा था, सॉरी कॉम्प्लेक्स 4 पर आकर ऑक्सीजन बैठा था, है ना, और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करा था, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, बहुत ही वाइटल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। तो जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है शुरू में NADH या फिर FADH2 से, वो मूव करते करते फाइनली एक्सेप्ट हो रहा है
ऑक्सीजन पे से, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बना ले रहा है, ठीक है। तो आपका फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है ऑक्सीजन होता है, और इसीलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फंक्शन में, इस पूरे प्रोसेस में। और गाइज इसी के साथ हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी खत्म कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आया है तो अभी वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए वीडियो के एंड में, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट में जरूर पूछिए। और गाइज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।